गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो है क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का पहला पार्ट, जिसमें हम लोग अक्षय देख चुके हैं क्या है। उसके बाद हमें इस पार्ट में नदी, पवन और हिम्मत के कार्यों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको नदी के कार्य का जो पहला पॉइंट है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नदी की जो कुछ नदी से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए, हम लोगों का पहला चीज है जल चक्र। जल चक्र, वाटर साइकिल क्या है? देखिए, जल चक्र होता क्या है कि जब मान लीजिए कि नदियां बह रही हैं, सूर्य का ताप आया, ये नदियां बह करके सागर में मिल रही हैं। सूर्य के ताप से सागर का जल बाष्पीकृत हो रहा है और बाष्पीकृत होकर के ऊपर जाकर के वो बादल बन रहा है। आगे जाकर के पर्वतीय क्षेत्र पर या स्थलीय क्षेत्र पर वर्षा करती है। फिर वो वर्षा का जल नदियों का रूप लेता है, छोटी छोटी, फिर वो बड़ी नदियों का रूप लेता है और फिर वो नदी के रूप में बहते हुए फिर वो जाकर सागर में गिर जाता है। यानी कि ये जो क्रिया हुआ कि सागर से बाष्पीकृत होकर के ऊपर गया, ऊपर बादल बना, बादल बनने के बाद आगे गया, आगे जाने के बाद वर्षा किया, वर्षा करने के बाद फिर वो नदी का जल के रूप में परिवर्तित होकर के बहते हुए सागर में जाकर के मिल गया, जिसे हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है, ये हो गया। दूसरा मेरा पॉइंट है नदी। देखिए, नदी किसे कहते हैं? तो जब बृहद जल धाराएं, बृहद जल जब एक धारा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान निश्चित मार्ग से बहते हुए आगे बढ़ती हैं, तो उसे हम नदी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में जल है, आप तो जानते हैं कि नदी में जल बहुत अधिक रहता ही है। वो उसका मन किया कि आज इधर से बहेंगे और दूसरा दिन मन किया कि नहीं, आज इधर से नहीं बहेंगे, इधर से बहेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो जल जो है एक निश्चित मार्ग में बह रहा है, उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे भाग हैं और उसी मार्ग के बीच से बहते हुए वो अस्थायी रूप से बहता रहता है, तो उसे हम लोग नदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। अगला मेरा पॉइंट है उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल यानी कि जहां से उसका उदय होता है, यानी कि जहां नदियों की जन्म होती है, जहां से नदियां निकलती हैं, उसे हम लोग उद्गम स्थल के नाम से जानते हैं। जैसे कि गंगा गंगोत्री से निकल रही है तो वो उसका उद्गम स्थल हो गया। अगला पॉइंट है मुहाना। मुहाना क्या है? तो नदी जब बहते 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 एकदम अंत में जहां जाके मिल जाती है, उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। अगर वो जाके सागर में मिलती है तो सागर उसका मुहाना हुआ। अगर वो जाके किसी नदी में मिलती है तो वो नदी उसका मुहाना हुआ। अगर कहीं आगे जाके सूख जाती है तो वही उसका मुहाना हुआ। तो मुहाना मतलब कि नदियों का अंतिम जो बिंदु है उसे हम लोग मुहाना के नाम से जानते हैं। सहायक नदी किससे कहते हैं? देखिए, सहायक नदी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कई नदियां बह रही हैं, उसमें से एक बड़ी नदी भी बह रही है। अब ये नदी, छोटी नदी आकर के उसमें मिल जाती है, बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी कि छोटी नदी का जल जो है जाके बड़ी नदी में मिल जा रहा है, तो उसे हम लोग उसकी सहायक नदी के नाम से जानते हैं। जैसे कि यमुना को एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, वो भी हिमालय से निकल रही है और गंगा भी हिमालय से निकल रही है। लेकिन यमुना जो है वो जाकर के इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जा रही है, तो यमुना जो हो गई वो गंगा की सहायक नदी हो गई। अगला है शाखा नदी। क्या है? शाखा नदी का मतलब होता है कि एकदम सहायक का उल्टा। देखिए, इसमें क्या है, सहायक नदी क्या है कि अगर एक नदी बह रही है, मान लीजिए एक नदी बह रही है और कोई नदी आकर के इससे मिल गई,
तो उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। और जब मान लीजिए कोई नदी बह रही है और बहते हुए आगे जाकर के किसी भी कारण से दो भागों में बट गई, तो इसे हम लोग हम शाखा नदी के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट पर जाते हैं, प्रवाह मार्ग क्या होता है। प्रवाह मार्ग का मतलब मैं पहले ही बताया आपका नदी में। प्रवाह मार्ग का मतलब होता है कि नदी जिस निश्चित मार्ग से बह रही है वो स्थायी रूप से उसी मार्ग से बहती है, तो उसे हम लोग प्रवाह मार्ग के नाम से जानते हैं। प्रवाह मार्ग का मतलब बेसिन। बेसिन क्या होता है? बेसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एक नदी बह रही है, मैं इसको मिटाता हूं। एक बड़ी नदी बह रही है, एक बड़ी नदी बह रही है, ठीक है, आगे की तरफ, और इसमें कई नदियां आकर के मिलती हैं, कई नदी आकर के मिलती है। इन नदियों में कई छोटी छोटी नदियां भी आकर के मिलती हैं, कई छोटी छोटी नदियां इस छोटी नदियों में भी आकर के मिलती हैं इस तरह से, और बहुत सारी और छोटी छोटी नदियां इनसे भी आकर के मिलती हैं, इनसे भी आकर के मिल जाती है। तो ये जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी की सहायक नदी है, उसकी सहायक नदियां जितनी हैं वो सब जितने क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है वो इसे हम लोग नदी बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन आप लोग जानते ही हैं, अमेजन नदी का है, और भारत में गोदावरी नदी का क्या बोलते हैं बेसिन जो है सबसे बड़ा। अगला है हम लोगों का जल विभाजक किसे कहते हैं। जल विभाजक का मतलब होता है कि जल का विभाजन जिस भी तरह से हो जाए उसे हम लोग जल विभाजक के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऊंचा भाग है और ऊंचा भाग के दोनों तरफ दो नदी विपरीत दिशा में बह रही हो, तो उसे हम लोग उन दो नदियों का जल विभाजक के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर आप देखिए तो ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के एक तरफ गंगा बह रही है इस तरफ, और एक तरफ जो है सिंधु बह रही है इस तरफ। यानी कि कोई भी ऊंचा भाग जिसके दोनों तरफ नदी दो विपरीत दिशाओं में बहती है, तो उसे हम लोग जल विभाजक के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पॉइंट है नदी घाटी क्या है। देखिए, नदियां जो बह रही हैं तो नदियों के दोनों किनारों के जो ऊंचे भाग हैं, दोनों किनारों के जो ऊंचे भाग हैं उसे हम लोग घाटी कहते हैं, और एक किनारे वाले ऊंचे भाग को हम लोग घाट कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि छठ पूजा में जो है घाट पे चलना है, यानी कि नदी का एक किनारे पे चलना है और दोनों घाट मिला करके वो घाटी का रूप लेता है। यानी कि नदी जहां से उत्पन्न होती है और जहां तक जाकर के वो मिलती है, उसके दोनों किनारों का जो भाग होता है उसे हम लोग घाटी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है दोआब। दोआब किसे कहते हैं? देखिए, जब दो नदी आकर के आपस में मिलती हैं तो उसका बीच का जो ऊंचा भाग होता है उसे हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी बह रही है एग्जाम्पल के तौर पर, और यमुना आकर के इलाहाबाद में गंगा नदी से जो है मिल जाती है, तो इसका बीच का जो ये भाग हो गया, इस भाग को हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में माध्यमिक में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग विशेष रूप से देखिए। उसके बाद है मौसमी नदी किसे कहते हैं। मौसमी नदी अर्थात वो नदी जो वर्षा पे आधारित है, जो कि मौसम के अनुसार उसमें जल रहता है, खास करके वर्षा के दिनों में, और बाकी मौसम में गर्मियों में और बाकी मौसम में इस नदी का जल जो है सूख जाता है, तो उसे हम मौसमी नदी के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में अधिकांशतः जो नदियां हैं वो वर्षा के ऊपर ही आधारित हैं, इसलिए दक्षिण भारत की अधिकांशतः नदियां जो हैं
वो मौसमी नदियां ही हैं। मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट है सदाबहार नदी किसे कहते हैं। सदाबहार नदी का मतलब होता है कि वे नदियां जिनमें सालों भर जल रहता है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो कि बर्फ पोषित नदियां होती हैं, जो बर्फ से जिनका उत्थान होता है, उन नदियों में सालों भर जल रहता है और ये नदियां सालों भर बहती रहती हैं। तो इस नदियों को हम लोग, ये कभी सूखती नहीं है, तो उसे हम लोग सदाबहार नदी के नाम से जानते हैं। और नदी से संबंधित जो परिभाषा है उसमें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है आदर्श नदी किसे कहते हैं। देखिए, नदियां एक जगह उत्पन्न हुई, आगे बढ़ते हुए वो गई और जाके कहीं ना कहीं मिल जाती, या तो नदी में मिल गई या तो कहीं जाकर के सूख गई, यानी कि किसी गर्त में चली गई या तो सागर में चली गई। तो जब नदी पर्वतों से उसकी उत्पत्ति होती है, तो पर्वतों से होते हुए मैदानी भाग से बहते हुए और अंत में जाकर के सागर से मिलती है, तो उसे हम आदर्श नदी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे देते हैं। देखिए, गंगा भी हिमालय से निकल रही है और यमुना भी हिमालय से निकल रही है और दोनों में बहुत जल है, लेकिन गंगा जो है पर्वतों से निकलते हुए मैदानी भाग से बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, जबकि यमुना जो है पर्वतों से होते हुए मैदान से होते हुए मैदान में ही गंगा से जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर कौन जो है पूरा क्षेत्र को कवर किया? गंगा। तो गंगा आदर्श नदी है, यमुना आदर्श नदी नहीं है। आदर्श नदियां जो होती हैं तीन अवस्थाओं से होकर बहती हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जानते हैं क्या है? जो स्टार्टिंग की जो अवस्था जिसमें पर्वतों पर जो है नदियां बहुत तेजी से बहती हुई आगे बढ़ती हैं। दूसरा है प्रौढ़ावस्था, यानी कि मध्य की अवस्था, यानी कि मैदानी क्षेत्र से बहते हुए आगे बढ़ती हैं, जिसमें नदियां कटाव और जमाव दोनों का कार्य करती हैं। और तीसरा है वृद्धावस्था, यानी कि अंतिम अवस्था, जिसमें नदियां जो है सिर्फ जमाव का काम करती है और करते हुए आगे जाकर के वो सागर में विलीन हो जाती हैं। तो उससे हम लोग आदर्श नदी के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य बच्चों को शेयर कीजिए। हम लोग इसी का सेकंड पार्ट अगला दिन जो है मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।